नमस्कार, घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। यूपी के मोस्ट वांटेड विकास दुबे की तलाश में धड़ाधड़ एक्शन हो रहा है। इसकी एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। कोरोना की बात करेंगे जिसको लेकर नई खबर सामने आ रही है। साथ ही एलएससी का अपडेट भी होगा इस बुलेटिन में। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह वो आपको दिखा देते हैं विकास दुबे के गुर्गों पर एक्शन। लेकिन सवाल यही कि कब गिरफ्त में आएगा मोस्ट वांटेड विकास दुबे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO को मिले हैं कोरोना के हवा से फैलने के अहम सबूत। ये भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही बात कोरोना की होगी जिसमें 116 दिन के ब्रेक के बाद आज से टेस्ट क्रिकेट का आगाज हो रहा है। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। पुलिस कर्मियों की हत्या के आरोपी 2.5 लाख के इनामी विकास दुबे वारदात के 5 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसकी तलाश में धड़ाधड़ एक्शन लिया जा रहा है। इस खबर का हर अपडेट हम आपको देंगे। फरीदाबाद से यूपी तक मौजूद अपने संवाददाताओं से बात भी करेंगे। लेकिन इससे पहले इस केस से जुड़ी कुछ अहम और नई जानकारी आपको दे देते हैं। फरीदाबाद में विकास दुबे के छिपे होने की सूचना पर कल एसटीएफ की टीम एक होटल पहुंची, लेकिन विकास दुबे वहां नहीं पाया गया। विकास के साथ कानपुर से फरीदाबाद आए शख्स प्रभात और फरीदाबाद में शेल्टर देने वाले अंकुर को गिरफ्तार किया गया है। उधर हमीरपुर जिले में मौदहा थाना क्षेत्र में एसटीएफ के विकास दुबे गैंग के शातिर बदमाश अमर दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। एक्शन कानपुर में भी हुआ है। वहां विकास दुबे के बहनोई राजीव निगम के घर एसटीएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाया। पूछताछ के लिए विकास के भांजे को उठा लिया गया है। इस मामले में एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। कानपुर के एसएसपी रहे आनंददेव का एसटीएफ से पीएसी में तबादला कर दिया गया है। आनंददेव सीओ देवेंद्र मिश्र की चिट्ठी की वजह से विवादों में घिरे थे। इस बीच विकास दुबे को लेकर लापरवाही बरतने के आरोप में पूरे चौबेपुर थाने को लाइन हाजिर कर दिया गया है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ गए हैं। अरविंद, सबसे पहले तो ये समझाएं कि फरीदाबाद से किस तरह से विकास दुबे की कड़ियां जुड़ रही हैं और वहां से उसका जो करीबी है उसके खुलासे किस तरीके से पुलिस के लिए अहम साबित हो सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ नेहा। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ ये जो होटल है ओयो मेन चौराहे पर ये होटल है। यहाँ पर फरीदाबाद पुलिस को इनपुट मिला कि विकास दुबे है, जिसके बाद फरीदाबाद की पुलिस टीम ने यहाँ पर रेड किया। लेकिन यहाँ पर विकास दुबे नहीं मिला, लेकिन 2 लोग मिले, 2 अहम किरदार मिले, जिसमें एक शख्स का नाम प्रभात है जो कानपुर से विकास दुबे के साथ इस होटल में आया था। उसको दबोचा पुलिस ने। उसके अलावा अंकुर नाम का एक शख्स है, उसको एसटीएफ ने दबोचा। दोनों ने पूछताछ की जिसमें बाकायदा पुलिस के सामने दोनों ने कंफर्म किया कि ये विकास दुबे यहाँ पर इस होटल में आया था। बड़ी बात यह है कि सॉलिड एविडेंस लगा है जो इस सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुआ है। जो नीली टी शर्ट पहन के जो शख्स दिख रहा है वो ठीक है। आप बने रहिए हमारे साथ। अरविंद, आपके पास वापस लौटेंगे क्योंकि फरीदाबाद से भी अब मोस्ट वांटेड विकास दुबे के तार जुड़ रहे हैं। इसकी तलाशी के दौरान यूपी के हमीरपुर जिले में पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। हमीरपुर के मौदाहा में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने विकास दुबे का दाहिना हाथ माने जाने वाले अमर दुबे को मार गिराया है। अमर को विकास दुबे गैंग का शातिर बदमाश माना जाता है। 2 जुलाई की रात कानपुर देहात बिकरू गांव में शूटआउट के मामले में भी अमर दुबे की ही तलाश थी। यूपी पुलिस ने जिन अपराधियों की तस्वीरें जारी की थी उसमें अमर दुबे का नाम सबसे आगे था। आपको बता दें कि पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक वो मुख्य आरोपी विकास दुबे का चचेरा भाई था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो विकास के पर्सनल बॉडीगार्ड का भी काम करता था, हमेशा असलहे से लैस रहता था। और पुलिस को अमर के विकास दुबे के साथ ही भाग जाने की जानकारी तब हुई जब पुलिस को उसकी फोर्ड कार औरैया दिव्यापुर हाईवे पर बरामद हुई। कार के अंदर मिले दस्तावेजों से पुलिस को अमर के लखनऊ स्थित आवास का पता चला और उसके बाद ये दबिश की गई।
पुलिस टीम को और साथ में एसटीएफ की टीम को ये सूचना मिली थी कि अमर दुबे नाम का एक व्यक्ति जिसने कि कानपुर में पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की थी और हत्या की थी, वो उसका मूवमेंट यहाँ पे हुआ है। इस सूचना पर थाना मौदहा की टीम और एसटीएफ की टीम द्वारा घेराबंदी की गई। तो इस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायरिंग की जिसमें कि हमारे एसएचओ मौदहा को गोली लगी और एक एसटीएफ के कांस्टेबल को गोली लगी। जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें ये व्यक्ति घायल हुआ, इसे यहाँ से हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल में इसे अभी कुछ देर पहले सूचना मिली है कि मृत घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे हमारी फील्ड यूनिट उपस्थित है, यहाँ से सारे साक्ष्य जो हैं एकत्रित किए जा रहे हैं। इसके पास से एक ऑटोमेटिक वेपन मिला है जिससे कि इसने फायरिंग की है और एक बैग भी पड़ा हुआ मिला है। फॉरेंसिक टीम हमारी यहाँ पे आ रही है और हम लोग इसमें और विस्तृत जांच करा रहे हैं। गांव में भी पूछताछ करवाई जा रही है कि यहाँ पे ये किसके साथ था, किसने इसको शरण दी थी। हमारी कई टीमें अभी गांव में भी लगातार पूछताछ कर रही हैं। तो मोस्ट वांटेड विकास दुबे की तलाश में एसटीएफ की टीम ने कल फरीदाबाद के जिस होटल में छापेमारी की, वहां का सीसीटीवी फुटेज अलग अलग एंगल से कई तस्वीरें दिखा रहा है। तस्वीरों में यह साफ दिख रहा है कि विकास दुबे से ही मिलता जुलता शख्स इस होटल के अंदर दाखिल हो रहा है। एसटीएफ ने अभी आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि नहीं की है कि वो विकास दुबे ही है, लेकिन एसटीएफ के सूत्रों का यह कहना है कि वो विकास दुबे हो सकता है। फरीदाबाद से पकड़े गए प्रभात और अंकुर का भी कहना है कि विकास दुबे नीली पोशाक में था। सीसीटीवी में कैद शख्स भी नीली टी शर्ट पर दिख रहा है, यानी इस तस्वीर के विकास दुबे के होने की पूरी संभावना। हालांकि मास्क की वजह से चेहरा साफ नहीं है, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि वो कैसे एसटीएफ के हाथ से निकल गया। क्या विकास दुबे को 2 जुलाई की तरफ फिर किसी ने जानकारी दी थी? तो एसटीएफ विकास को तो नहीं पकड़ पाई है, लेकिन उसने प्रभात और अंकुर नाम के उसके 2 करीबियों को गिरफ्तार किया है। अंकुर के बारे में बताया जाता है कि उसी ने फरीदाबाद में विकास दुबे के छिपने में मदद की थी। वो विकास दुबे के लिए होटल बुक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त भी अनसुलझे हैं, जिनका जवाब मिलना बाकी है। ये शख्स जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये अंकुर नाम का शख्स बताया जा रहा है, जिसने होटल बुक करवाया था विकास दुबे के लिए। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है और फरीदाबाद से कल रात इसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसके हवाले से कई अहम कड़ियां जुड़ सकती हैं। तो मुठभेड़ की रात खेतों के रास्ते गैंगस्टर विकास दुबे भागा था, लेकिन तब से लेकर अब तक लगातार एसटीएफ की कई टीमें इसकी तलाश कर रही हैं, लेकिन अब तक उनके हाथ खाली हैं। खेतों के रास्ते साइकिल से भागा था विकास दुबे और अब पुलिस से बचकर 5 किलोमीटर दूर पहले वो शिवली पहुंचा और उसके बाद शिवली पहुंचकर विकास ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया और तब से उसका कोई अता पता नहीं है। शिवली से बाइक लेकर आगे वो भागा, यानी कि कई तरीके से उसकी मदद की गई। पहले साइकिल से वो निकला था, उसके बाद मोटरसाइकिल भी उसे मुहैया कराई गई। किस तरीके से ये पूरा का पूरा ये जो भागने का सिलसिला रहा विकास दुबे का, वो हम आपको दिखा रहे हैं। आखिरी लोकेशन चंदौली की निकली। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, सीसीटीवी फुटेज हमने देखा, नीली टी शर्ट पहने इसमें एक शख्स दिखाई दे रहा है। क्या पुलिस ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि यही वो शख्स है जिसकी तलाश लगातार की जा रही है, यही है विकास दुबे? जी देखिए, एसटीएफ के हमारे सूत्रों ने कंफर्म किया है और ये भी दावा किया है। दरअसल प्रभात और अंकुर 2 ये शख्स जो गिरफ्तार हुए हैं, उन दोनों ने भी पुलिस के सामने ये कंफर्म किया है कि ये विकास दुबे ही है। दरअसल प्रभात जो नाम का शख्स था, वो लगातार विकास दुबे के साथ ही फरारी काट रहा था। उसके बाद वो फरीदाबाद पहुंचा। अंकुर जो है वो विकास दुबे का रिश्तेदार है। फरीदाबाद के एक सेक्टर में अपने घर में कुछ देर उसने छुपाया। उसके बाद इस होटल में बाहर अगर आप देखें तो सीसीटीवी भी कैमरा भी लगा हुआ है। इस होटल में आकर 3 लोग यहाँ पर होटल बुक करा रहे थे। फरीदाबाद पुलिस टीम ने जब यहाँ रेड की तो हैरानी की बात है कि विकास दुबे यहाँ पर नहीं मिला, लेकिन प्रभात और अंकुर ये 2 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और 4 जो वेपन्स हैं, ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, वो रिकवर किया है और दोनों ने खुलासा किया है कि विकास दुबे हमारे साथ था
इस होटल में आया था। नीली टी शर्ट पहना हुआ जो शख्स है वो विकास दुबे ही है। एसटीएफ ने भी हमें ये कंफर्मेशन दी है और साथ ही साथ जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं उन्होंने भी कंफर्मेशन दी है। बड़ी बात यह है नेहा कि ये जो मोस्ट वांटेड है विकास दुबे, जो 8 पुलिस वालों का हत्यारा, ये पूरा चौराहा है। अगर आप देखें तो ये काफी बड़ा चौराहा है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पर आया था। अब जो जानकारी मिली है विकास दुबे फरार चल रहा है। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक उसके एक पैर में चोट है, वो लंगड़ा कर चल रहा है और जब वो फरार हुआ उसके बाद पूरी रात गुरुग्राम, दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा यहाँ पर रेड हुई है, लेकिन विकास दुबे अभी तक नहीं मिला है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि विकास दुबे अब भी एनसीआर में ही मौजूद हो सकता है क्योंकि उसके पास कोई गाड़ी नहीं है। अगर उसको कोई सोर्स मिलता है तो वो प्राइवेट व्हीकल्स बुक करता है, लेकिन जिस तरीके से उसकी तस्वीरें लगातार हर जगह चिपकाई गई हैं और अब फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद में भी, तो उसका बहुत दूर तक भागना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ से स्लिप हुआ है इस होटल से विकास दुबे, तो ये कहीं ना कहीं नाकामयाबी आप कहेंगे क्योंकि जिस तरीके से उसकी तलाश है लगातार यूपी पुलिस को भी, अब दिल्ली पुलिस भी लग गई है, फरीदाबाद भी पुलिस लग गई है और 2 जो आरोपी हैं प्रभात और अंकुर, उन लोगों ने बड़ा खुलासा किया, उनसे पूछताछ लगातार चल रही है, उनके पास से वेपन्स रिकवर हुए हैं। तो विकास दुबे भी क्या वेपन्स लेकर चल रहा है अपने साथ, ठीक है। ये दोनों खुलासा भी दोनों आरोपियों ने पुलिस के सामने जरूर किया होगा। अरविंद, इस वक्त हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, जिस तरीके से 2 सूबों की पुलिस विकास दुबे के पीछे लगी हुई है, उसके साथ ही कई दिनों से वो फरार है, पुलिस के हाथ खाली हैं, बहुत बड़े लेवल पर उसको मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ये बात तो तय है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या विकास दुबे सरेंडर कर सकता है, इस बात की भी संभावना है? देखिए, विकास दुबे को पकड़ने की जितनी कोशिशें चल रही हैं उससे ज्यादा विकास दुबे अपने सरेंडर की कोशिशें कर रहा है। आप देखिए वो जिस जगह पे भागा है या जहां से उम्मीद की जा रही है कि उसकी टिप ऑफ मिले, क्योंकि बीती रात जो हमारी उच्च अधिकारियों से बात हुई, चाहे एसटीएफ के चाहे प्रशासन के, उनका मानना था कि फरीदाबाद के आसपास वो पकड़ में आते आते बच गया। आज सुबह सुबह एनकाउंटर की खबर आई, जो उसका दाहिना हाथ था वो हमीरपुर में मारा गया है। 2 लोग पकड़े गए हैं, असलहों के साथ पकड़े गए हैं। तो कुल मिलाकर बहुत करीब तक पहुंची है पुलिस, लेकिन इस वक्त क्या वो उसे पकड़ पाएगी या फिर वो सरेंडर कर देगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक ग्रुप ऐसा है जो उसे मदद पहुंचा रहा है, अब चाहे जिस शक्ल में हो। अगर हम यकीन करें राज्य प्रशासन पर, तो वो जल्द ही उस तक पहुंच जाएंगे। अब इसके क्या मायने निकाले जाएं ये कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन निश्चित तौर पर इस वक्त जो 50 टीमें लगी हुई हैं पूरे उत्तर प्रदेश की विकास दुबे को पकड़ने के लिए, वो कहीं ना कहीं आसपास हैं और यही फीलिंग हमें इस वक्त बताई भी गई है कि वो नजदीक हैं, आसपास हैं। लेकिन उसका हश्र क्या होगा, क्या वो पकड़ा जाएगा, क्या वो मारा जाएगा या क्या वो सरेंडर करेगा, इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, आप एक ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं जहां पर विकास दुबे का सबसे करीबी यानी कि दाहिना हाथ बताया जाने वाला एनकाउंटर में मार गिराया गया। अब उससे जुड़े हुए जो सबूत हैं वो क्या कुछ बयां कर रहे हैं, किस तरीके से ये विकास दुबे की मदद करता था और साथ ही क्या इसने भागने में भी अहम कड़ी निभाई? देखिए, मैं पहले बता दूं आपको कि मैं हमीरपुर नहीं लेकिन कानपुर के आसपास हूं। कानपुर में यहाँ से कुछ ही दूर पर हमीरपुर वो जगह है जहाँ पर एनकाउंटर किया गया है। लेकिन सबसे अहम बात है ये है कि अमर दुबे जो है वो विकास दुबे का बहुत नज़दीकी एसोसिएट था। घटना की रात न सिर्फ ये मौजूद था बल्कि वो अक्सर विकास दुबे के साथ उसकी गाड़ी में भी ट्रैवल करता था। सोशल मीडिया पर जो उसकी फोटोज आई हैं जिसमें गाड़ी, फॉर्च्यूनर गाड़ी दिख रही, राइफल दिख रही, वो भी विकास दुबे की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं उसकी नज़दीकी का। इसीलिए पुलिस ने, यूपी एसटीएफ है, उसने तमाम उन लोगों के फ़ोन सर्विलांस पर लगा रखे थे जो संभावित हो सकते हैं फरार होने वाले लोग। उसी कड़ी में इनको सफलता मिली है और इसको हमीरपुर में मारा गया है। ये जिस वक्त जा रहा था इसके पास वेपन था, इसने पुलिस पार्टी पर फायर किया जिसमें हमीरपुर पुलिस के लोग भी घायल हुए हैं और उसी कार्रवाई में मारा गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त उसके साथ कौन था जिसको पुलिस अभी तलाशेगी, क्योंकि पुलिस ने कहा है कि वो अकेले था। लेकिन जिस तरीके से उसका ट्रैक पूरा लिया है पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के जरिए, उससे साफ पता चलता है कि न वो सिर्फ लोगों के संपर्क में था बल्कि उसके साथ भी लोग थे।
तो क्या वो लोग बाहर निकलने में कामयाब रहे या उसी इलाके में, ये भी बड़ा सवाल है। इस वक्त जो यूपी एसटीएफ है वो दो तरीके के नेटवर्क पे काम कर रही है। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए जिसमें मोबाइल डेटा के जरिए एक्सेस किया जाता है कि कहाँ कौन मूवमेंट है। दूसरा ह्यूमन नेटवर्क। ये नेटवर्क जो इलेक्ट्रॉनिक है वो बहुत कम काम आ रहा है विकास दुबे के मामले में, क्योंकि मोबाइल का वो इस्तेमाल नहीं कर रहा, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल उसने नहीं किया। और ऐसे में जो मददगार उसके हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग मालूम होते हैं, क्योंकि न सिर्फ वो कानपुर से फरीदाबाद तक पहुंच गया बल्कि उसको रोकने में लोगों ने मदद की पिछले 5-6 दिनों में। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या यूपी एसटीएफ का जो ह्यूमन नेटवर्क है या सोर्स है वो कमज़ोर है, क्योंकि जैसे ही पुलिस पहुंची उससे पहले वो फरार हो गया। उतनी दूरी तक वो जा पाया, किसकी मदद से जा पाया। हालांकि इसमें कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं जिन्होंने मदद की रुकने में और उसको तमाम पैसा और दूसरी चीजें मुहैया कराने में। लौटेंगे आपके पास अरविंद ओझा हमारे संवाददाता, क्योंकि वहां पर मौजूद है जहां से ये बताया जा रहा है कि संदिग्ध तौर पर इस शख्स को सीसीटीवी कैमरे में देखा गया है। ये विकास दुबे है या नहीं, इस बात की पुष्टि अभी फिलहाल बाकी है। लेकिन अरविंद, आपने कहा कि एसटीएफ ने कहा है कि नीली टी शर्ट में जो शख्स दिख रहा है वो विकास दुबे है, लेकिन एसटीएफ पर भी कई सवाल हैं। कैसे विकास दुबे तक उनके हाथ पहुंचते पहुंचते अचानक वो वहां से निकल जाता है, उसको टिप ऑफ दिया जाता है या फिर उसे किसी अपने बहुत करीबी सूत्र से जानकारी मिल जाती है कि यहां पर दबिश होने वाली है। किस तरीके से अब ये पूरा मामला सामने आ रहा है? कैसे विकास दुबे वहां से फरार होने में कामयाब रहा? क्योंकि अगर उसको एक सुरक्षित ठिकाना वो लगा था तो वहां पर वो रुक सकता था, ठहर सकता था, लेकिन क्योंकि उसे जानकारी मिल गई इसीलिए वो भाग गया। जी बिल्कुल, यही बड़ा सवाल है, क्योंकि उसके दोनों जो सहयोगी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, प्रभात और अंकुर। और इस होटल में जब रेड की गई तो वो फरार हो गया। बड़ी बात यह है कि जो दोनों आरोपी हैं उनको अभी तक एसटीएफ की कस्टडी नहीं मिली है। एसटीएफ जो नोएडा की टीम थी वो फरीदाबाद आई थी, पूछताछ जरूर की है दोनों ने प्रभात से और अंकुर से, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि प्रभात विकास दुबे के साथ था। विकास दुबे ने पूछताछ में यह भी कहा कि विकास दुबे हमारे साथ था, प्रभात ने कहा। उसके अलावा अंकुर से पूछताछ में यह बात सामने आई है कि अंकुर ने फरीदाबाद के सेक्टर 27 में जो विकास दुबे है उसको अपने घर में कुछ देर ठहराया, उसके बाद इस होटल में लेकर आए। हालांकि जो होटल रिसेप्शन पे जो शख्स है उसको कुछ शक हुआ, उसने कमरा नहीं दिया और उसी वक्त फरीदाबाद की पुलिस की टीम यहाँ पर आती है, रेड करती है, लेकिन विकास दुबे यहाँ से फरार हो जाता है। बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई टिप अप दे रहा है या फिर उसको आशंका हो गई या बेहद शातिर है। जाहिर सी बात है पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, काफी मामले इस पर दर्ज है, इसलिए वो भी पुलिस को लगातार चकमा दे रहा है। हालांकि 4 पिस्टल जो है वो फरीदाबाद पुलिस ने रिकवर किए हैं और फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो सीसीटीवी कैमरा है वो भी लगा हुआ और सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर है। जो एसटीएफ के सूत्र हमें है वो ये बता रहे हैं कि अंकुर और प्रभात वो लगातार दावा कर रहे हैं कि नीली टी शर्ट में विकास दुबे है। एसटीएफ के सूत्र भी कह रहे हैं। ऑफिशियल कंफर्मेशन, ऑफिशियल बाइट अभी तक नहीं आई है। जाहिर सी बात है जिस तरीके से स्लिप हुआ है, चाहे फरीदाबाद पुलिस की बात करें, चाहे एसटीएफ की बात हमारे तीनों संवाददाता लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं अलग अलग लोकेशन से। लेकिन आइए अब आपको सुना देते हैं कानपुर शूटआउट में घायल सिपाही अजय कश्यप की जुबानी उस मुठभेड़ की कहानी। क्या कुछ हुआ था उस रात? उसका मकान गाड़ी में लगभग 200 मीटर के आसपास होगा। तो हम वहाँ पे गए तो रास्ते में बिल्कुल अंधेरा था, मतलब गाँव में लाइट नहीं आई थी और ना ही किसी के मकान में घर के आसपास बल्ब नहीं जल रहा था, कोई भी लाइट बत्ती कोई भी सुविधा नहीं थी। तो हम विकास दुबे घर के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक जेसीबी खड़ी थी। तो जेसीबी खड़ी थी तो वहाँ पे थोड़ा सा कुछ अंदेशा सा हुआ तो सबने नॉर्मली लिया उसे। तो कुछ लोग जेसीबी के नीचे से निकलने लग गए आगे से, तो हम कुछ लोग क्योंकि मैं हमारे सर हम जेसीबी के आगे से चले गए क्योंकि उसमें से एक बार में एक ही आदमी निकल पा रहा था। तो जेसीबी क्रॉस करने के बाद कोई हमारे स्टाफ का किसी ने टॉर्च मारी विकास दुबे की छत की तरफ, तो वहाँ पे कोई एक आदमी दिखाई दिया। तो एक आदमी दिखाई देने के बाद सर बोलते जाओ घर के पीछे जाओ, हमारे ऐसे सर घर के लेफ्ट साइड पर जाने लगते हैं। तो सर हमें आवाज़ देते अजय। तो फिर हम 2 अजय हमारे थाने में, तो हम दोनों अजय सर के पास जाके पहुँच जाते हैं। हम घर की लेफ्ट साइड से जा रहे होते हैं पीछे, तो हम घर के कोने तक पहुँच पाते हैं तो अचानक से फायरिंग होती है और फायरिंग बहुत जगह वाली होती है। कम से कम 20-22 राउंड आए होंगे पहली बार में। तो वो वहाँ अजय सेंगर की गोली लगी, हमारे भैया के उनके 2 गोली उनके यहाँ लगी और वैसे सर की गोली लगी, मेरे यहाँ हाथ में गोली लगी और टांग में लगी, पैर छले लगे।
तो हम बड़ी मुश्किल से, हमें एक आड़ सी दिखाई दी दीवार की, उस दीवार की आड़ लेके हमने थोड़ी कवरिंग फायरिंग की, कवरिंग फायर करते हुए, लेकिन हमें अंधेरा बहुत था, हमें बदमाश नहीं दिखाई दे रहे थे। तो बस हमने कवरिंग फायरिंग करते हुए हमने एक ट्रॉली खड़ी थी, वहाँ पर सर ने ट्रॉली की आड़ ली, सर पहले गए, फिर सर ने हमें बुलाया, हम उनके पीछे गए, फिर एक टूटे से मकान में होते हुए फिर हम एक गली में आ गए। अब हमें ये नहीं पता था गली पार है नहीं है वो, तो भगवान की दुआ से वो गली पार थी, तो हम अपनी गाड़ी तक आ गए। तो सर ने सबसे पहले हमें अस्पताल पहुंचाने लेके गाड़ी बिठाया, हमें अस्पताल छोड़ा, वहाँ आ गए अस्पताल। अजय कश्यप की जुबानी आप सुन रहे थे कि उस रात क्या कुछ हुआ था। बात आज तक की खबर की असर की करेंगे। बुंदेलखंड में गरीब परिवारों की मासूम बच्चियों के शोषण की आज तक की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रशासन की नींद अब खुली है। खबर दिखाए जाने के कुछ घंटे के भीतर सारे आला अधिकारियों ने चित्रकूट में डेरा डाल दिया है। मजिस्ट्रेटी जांच का आदेश दे दिया गया। बोलते हैं अपना शरीर दे दो, लेकिन हम तुमको काम पे लगाएंगे, लेकिन हम दे देते हैं अपना शरीर। वहाँ पे एक नहीं रहते हैं, हजारों आदमी रहते हैं। हमारी मंजूरी के पाछे वो इज्जत देत है, नहीं बचाता है इज्जत खातिर कहानी। हमसे नहीं कर जा रहा है। आज तक के ऑपरेशन नरक लोक का बड़ा असर। प्रशासन और पुलिस के आला अफसरों ने डाला डेरा। मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। पहले जरा ये समझ लीजिए कि कैसे बुंदेलखंड के चित्रकूट में चंद रुपयों के लिए खनन के धंधे में लगे कुछ सफेदपोश मासूम बच्चियों का कर रहे थे शोषण। गरीबी के मारे इन अभागे लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर 100-150 रुपए की मजदूरी देने के बदले कुछ दरिंदे चित्रकूट की इन मासूम बच्चियों का शोषण कर रहे थे। आज तक की पड़ताल में दर्द की ऐसी दास्तानें सामने आई कि किसी की भी रूह कांप जाए, और इसी हैवानियत को हमने बेपर्दा किया था ऑपरेशन नरक लोक में। हाँ, क्या कहते हैं? कहते हैं काम करना हो तो करो, जो इस तरह काम करोगे तो हम लगाएंगे ना, चले जाओ अपने घर, लेकिन हम करेंगे। पहाड़ के पीछे बिस्तर लगा नीचे, उधर ही लेके जाते हैं, एक एक जन करके जा। अब हम गए, हम चले, दूसरी गई, दूसरी चले, तीसरी, ऐसे होता। नहीं करते हैं तो मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, क्या कर, दर्द होता है, सवाल सही लेते। ऑपरेशन नरक लोक में आज तक ने दिखाया था कि कैसे दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करने वाली बेटियों को शाम को अपनी मेहनताना हासिल करने के लिए रेप तक का शिकार होना पड़ता था। इसके चंद घंटे के बाद ही मजदूरी के नाम पर बलात्कार के मामले में प्रशासन की नींद टूट गई। खबर चलने के साथ ही मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी हो गए, और फिर अगले कुछ घंटों के भीतर जिला प्रशासन के सारे बड़े अफसर इलाके में थे। वही अफसर जो अब तक ऐसे मामलों की बात को खारिज कर रहे थे। प्रशासन का अमला देर रात तक इलाके में डेरा डाले रहा। आज तक की संवाददाता मौसमी सिंह को पुलिस प्रशासन की ओर से भी सारी जानकारी मुहैया कराने के लिए दर्जनों फोन आए। एसपी चित्रकूट के दफ्तर से ईमेल भेजकर आज तक से पीड़िता और दोषियों की जानकारी मांगी गई है। आला अफसर बंगले छोड़कर अब पीड़ितों के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन आखिर अब तक ऐसे मामलों की अनदेखी क्यों? सवाल कई हैं। क्या जिले के अफसरों को इस शोषण की भनक तक नहीं लगी? प्रतिक्रिया लेने के बाद भी आला अफसर कार्रवाई क्यों टालते रहे? आखिर ऐसे जघन्य मामले में खबर चलने तक का इंतजार क्यों? क्या प्रशासन को अवैध खनन उद्योग की कोई खबर नहीं, या प्रशासन जानबूझकर इसकी अनदेखी करता रहा है? और सवाल ये भी कि क्या अब इन मजलूमों की आवाज प्रशासन ईमानदारी से सुनेगा? बहरहाल अब आज तक के खुलासे के बाद प्रशासन हरकत में आया है। डीएम शेषमणि पांडे और जोन के आईजी, सीईओ समेत आला अधिकारी रात को छानबीन और पूछताछ में जुटे रहे। इस खबर से सोशल मीडिया में भी हड़कंप मच गया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी योगी सरकार से इस मसले पर कार्रवाई करने की मांग की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि चित्रकूट की मासूम बच्चियों को इंसाफ मिलेगा। आज तक की खबर के बाद चित्रकूट प्रशासन हरकत में आया है।
जिला अधिकारी से लेकर तमाम आला अधिकारियों की टीम उन पीड़िताओं से मिलने के लिए गई, मगर ये मामला सिर्फ खाना पूर्ति का नहीं है। जरूरत है ठोस कार्रवाई की, ताकि माँ बेटियों को इस नरकलोक में यूं बर्बाद ना होना पड़े। कैमरा पर्सन परमिंदर शर्मा के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक। और बात कोरोना की, महाराष्ट्र में आज से होटल्स को भी शर्तों के साथ खोलने की छूट मिल रही है। कोरोना लिस्ट में देश के नंबर 1 राज्य में कोरोना को लेकर सारी पाबंदियां धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, लेकिन कोरोना वायरस की रफ्तार थम नहीं रही है। जितनी तेजी वायरस की रफ्तार में है, उतनी ही रियायतों के दौर में भी यही है महाराष्ट्र का हाल। आज से पूरे महाराष्ट्र में होटल कारोबार पर पड़ा ताला भी खुलने जा रहा है। आज से महाराष्ट्र में होटलों पर पाबंदी हटी। कंटेनमेंट जोन से बाहर पूरे महाराष्ट्र में खुलेंगे होटल। 33% क्षमता वाले होटल खोलने की इजाजत। हम होटल्स, लॉजेस, गेस्ट हाउसेस 33% कैपेसिटी तक ओपन कर रहे हैं। ये ओपन करने का मकसद इकोनॉमी ज़रूर है, और हम पॉलिसी भी हमारी ऐसी है कि हम खोलना चाहते हैं, हम एक नॉर्मल सी लाना चाहते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट सोशल डिस्टेंसिंग। महाराष्ट्र में सारी पाबंदियां ऐसे वक्त में हटाई जा रही हैं जब कोरोना संक्रमण अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। मुंबई में भले ही संक्रमण का स्तर स्थिर हो, लेकिन महाराष्ट्र में रोजाना सामने आने वाले मामले रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं। देखिए पिछले 4 दिनों का लेखा जोखा। शनिवार को महाराष्ट्र में 7074 नए मरीज सामने आए, रविवार को 6555, सोमवार को 5368 और मंगलवार को 5134। जबकि महाराष्ट्र में कुल मामलों का आंकड़ा 2,17,121 पर पहुंच गया है। इसमें से सक्रिय मामले 89,294 हैं। अब तक 9,250 कोरोना मरीज दम तोड़ चुके हैं। संक्रमण के इस भीषण दौर में बीएमसी ने कोरोना जांच को लेकर भी सारी शर्तें हटा ली हैं। अभी तक कोरोना टेस्ट के लिए डॉक्टर का पर्चा जरूरी था, लेकिन अब जिस किसी को भी संक्रमण का शक हो, अपना कोरोना टेस्ट करवा सकता है। टेस्टिंग्स पे हमने टेस्टिंग बढ़ाए, ऐसा ही आईसीएमआर का कहना है। इसीलिए ये डॉक्टर्स वाला जो हमारा जो बंधन था वो हमने कम किया है, और आम आदमी अगर उसको सिम्टम्स है तो जाके टेस्ट करा सकता है। मुंबई वालों के लिए अच्छी खबर ये भी है कि कई हफ्तों तक कोरोना का हॉटस्पॉट बनी रही धारावी झुग्गी में हालात तेजी से सुधर रहे हैं। मंगलवार को इलाके में सिर्फ 1 कोरोना मरीज सामने आया। संक्रमण की शुरुआत के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। आज तक ब्यूरो। तो बिना ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।